सो बच्चों, नाउ ये जो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है एडवांस लेवल की, ठीक है ना, इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन ये तभी हो सकते हैं जब आपको पूरे फंडामेंटल क्लियर हो, ठीक है ना। तो आप प्रॉपर रिवाइज करें, क्लियर करें और तब इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करें। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देख लिया, उससे फ्यूचर में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो पहले ज़रूरी है कि अपना अटैम्प्ट पूरा करें और उसके बाद इन क्वेश्चंस पर मतलब ढंग से ऐसे अप्लाई करें ताकि सॉल्यूशन जब दिखे तो कहाँ कमी रह गई अपनी, उस चीज़ को हम इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहला जो अपने को दिख रहा है क्वेश्चन, ये 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है जिसको रिवर्सिबल आइसोकोरिक हीटिंग कर रहे हैं 100 से 1000 केल्विन। डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग टोटल बताना है। पहला केस है प्रोसेस को रिवर्सिबली लिया है और दूसरा केस प्रोसेस को इरिवर्सिबली लिया है। अच्छा, हमको पता है कि भाई प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, सिस्टम के एंट्रोपी चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज सिस्टम का एंट्रोपी स्टेट फंक्शन। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी ही है जो पाथ डिपेंडेंट है, तो अलग अलग पाथ पे वैल्यू अलग अलग आएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका चेक करते हैं। आइसोकोरिक हीटिंग है तो आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइडियल गैस है, तो डेल्टा एस क्या लिखे भाई? डेल्टा एस का जनरल फार्मूला क्या होता है आइडियल गैस के लिए? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। और अगर आइसोकोरिक है तो वी टू वी वन तो बराबर है, तो ये एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन इस तरीके से हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। अब वैल्यू जरा चेक करो। एन तो है 1, मोनो एटॉमिक गैस है तो सी वी की वैल्यू 3/2 आर, एल एन टी टू बाई टी वन तो 100 से 1000 केल्विन जा रहे हैं, तो 1000/100। तो कुल मिला के 3/2 आर एल एन 10, ये आ रहा है सिस्टम का एंट्रोपी चेंज। आंसर भी हमें इसी फॉर्म में देना है। दिस इज एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। अच्छा, सराउंडिंग की बात करें तो भाई रिवर्सिबल है अगर प्रोसेस तो रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल क्या होता है? 0। और डेल्टा एस टोटल 0, इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो माइनस डेल्टा एस सिस्टम होगा कि नहीं? तो डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू -3/2 आर एल एन 10 आएगी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज हम निकाल सकते हैं। नाउ सेकेंड केस इसका है कि प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है तब क्या करेंगे? तो देखो, इरिवर्सिबल है तो सिस्टम पे कोई फर्क नहीं, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज वही आएगा बिकॉज जा तो सेम उसी इनिशियल पॉइंट से सेम फाइनल पॉइंट तक ही रहे ना। तो सेकेंड केस में जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल में डेल्टा एस सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही आएगा 3/2 आर एल एन 10। हाँ, डेल्टा एस सराउंडिंग अब वो नहीं आएगा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग अगर हम निकालें तो हमें पता है कि -q/t ये डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू होती है। अब -q/t है तो q कैसे निकालेंगे भाई? आइसोकोरिक प्रोसेस है तो q डेल्टा u के बराबर होता है, तो ये एन सी वी टी टू माइनस टी वन ये q का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज की जो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है सिस्टम को, उसी को हम सराउंडिंग का टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। इसका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या मानोगे? T2। तो हमें कुल मिला के ये सॉल्व करना है। तो -q/t इसका मतलब -n/CV T2 - T1 अपॉन T2। तो ये आ जाएगा -n/CV, T2 को अंदर ले रहे हैं ब्रैकेट में, 1 - T1/T2। अब वैल्यू रखते हैं
एन तो देखो 1 है, सी वी है 3/2 आर, 1 माइनस T1 था 100, T2 है 1000, तो ये 1/10 मतलब 9/10 आ जाएगा, और 9/10 तो -3/2 आर इंटू 9/10, ये आ जाएगा डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू। और डेल्टा एस टोटल, तो इन दोनों का सम अगर कर लें तो दैट इज डेल्टा एस टोटल। अब ये सारी वैल्यू आर के टर्म्स में है, तो अगर जूल में चाहिए तो आर 8.314 रख लो, कैलोरी में चाहिए तो आर की वैल्यू 2 रख लो, लीटर एटीएम में चाहिए तो आर की वैल्यू 0.0821 रख लो, जैसा भी जिस यूनिट में चाहिए उस यूनिट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों का इंक्लूजन किया है, तो कंक्लूसिव पॉइंट ये है कि रिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल 0 होता है, इसलिए जो डेल्टा एस सिस्टम होगा उसी का नेगेटिव वैल्यू डेल्टा एस सराउंडिंग का होगा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम तो हमने निकाला, बट डेल्टा एस सराउंडिंग हम निकालेंगे बेसिक जो हमारा रिजल्ट था -Q/T, दिस इज डेल्टा एस सराउंडिंग। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखिए इसका। ओके, भाई ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक थर्मोस्टेट है, 370 केल्विन इसका टेम्परेचर मेंटेन। अब इसमें क्या होता है कि 1 आवर तक 4.2 किलो जूल हीट लीक हो जाती है थर्मोस्टेट के इंसुलेशन से रूम में, जहां इनिशियल टेम्परेचर एयर का 300 केल्विन है। तो हमको बताना है एंट्रोपी चेंज ऑफ एयर इन रूम कितना हो। भाई देखो सपोज कि ये रूम है और इसमें थर्मोस्टेट है, अब इससे हीट लीक हो गई। अब हीट लीक हो गई तो इसका टेम्परेचर तो 370 केल्विन मेंटेन है और इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। देखो रूम का साइज थर्मोस्टेट के रिस्पेक्ट में बड़ा है, इसलिए हीट अगर रूम में चली भी गई तो उससे रूम के टेम्परेचर पे कोई खास फर्क नहीं आएगा, वो लगभग कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो रूम एक तरीके से सराउंडिंग है। अब हमको बताना है रूम का एंट्रोपी चेंज कितना होगा। तो भाई रूम को कितनी हीट मिली है, रूम को 4.2 किलो जूल हीट मिली है, या हम बोल सकते हैं 4200 जूल हीट रूम को मिली है, और टेम्परेचर रूम का कितना मेंटेन है, 300 केल्विन। तो डेल्टा एस अगर हम रूम निकालें कि कितना एंट्रोपी चेंज होगा, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं Q/T, बिकॉज रूम का साइज बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हीट जो गई है वो रूम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रही। इसका मतलब रूम के रिस्पेक्ट में इस हीट का वैल्यू काफ़ी स्मॉल है, सो हम इसको रिवर्सिबल हीट कंसीडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रूम। तो अब ये 4200/T, तो ये आ गया 14, तो अपने पास 14 जूल पर केल्विन आ गया। ठीक, अब इसको हमें 2x की फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब 2 × 7 इस फॉर्म में लिखना है, तभी इसको 2x का फॉर्म बोलोगे। तो x की वैल्यू इस केस में कितनी मिल जाएगी भाई, x आ जाएगा 7। क्लियर है। इस प्रॉब्लम में ध्यान देना कि रूम का साइज हम मान रहे हैं कि बड़ा है, तो इतनी हीट ट्रांसफर से कोई फर्क रूम पे नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि दिस इज रिवर्सिबल हीट विद रिस्पेक्ट टू रूम। सो टेम्परेचर रूम का क्या बना हुआ है, कांस्टेंट। क्लियर है पॉइंट। तो अच्छा क्वेश्चन है ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ये जो क्वेश्चन अब दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें हमसे पूछा जा रहा है एडिशनल नॉन पीवी वर्क। अब एडिशनल नॉन पी वर्क, तो नॉन पी वर्क क्या होता है भाई, डेल्टा जी रिप्रेजेंट करता है नॉन पी वर्क को कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। मतलब कोई प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर जो डेल्टा जी की वैल्यू आती है वही रिप्रेजेंट करती है नॉन पी वर्क को।
तो यहाँ हमसे एडिशनल नॉन पी वर्क पूछा जा रहा है। अब एडिशनल नॉन पी वर्क पूछा जा रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू पहले तो हमारे पास -6000 है किलो जूल पर मोल, और ये जो है एट 300 केल्विन है, तो इसको डेल्टा जी1 बोल लो। दिस इज एट 300 केल्विन, और हमसे 309 केल्विन तक 309 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं इस इंक्रीज में कितना एडिशनल नॉन पी वर्क जनरेट होगा। तो भाई अगर हम 309 केल्विन बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो नया वैल्यू डेल्टा जी का कुछ आएगा। तो एडिशनल नॉन पी वर्क का मतलब है कि नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू में जो डिफरेंस है डेल्टा जी की, ये देगा एडिशनल नॉन पीवी वर्क। ठीक, तो हमको नया डेल्टा जी चाहिए सो दैट कि हम डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट कर पाए। अच्छा, अब नया वैल्यू चाहिए तो एक काम करते हैं कि पुरानी वैल्यू में हमें एक तो ये दिया है डेल्टा सीपी रिएक्शन 0। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर वेरी कराएंगे तो टेम्परेचर वेरी कराने से डेल्टा एच या डेल्टा एस की वैल्यूज़ पर कोई फर्क नहीं आएगा अगर रिएक्शन का डेल्टा सीपी 0 है। तो सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं कि 300 केल्विन पे डेल्टा जी पता है हमको, डेल्टा एच की वैल्यू भी पता है, तो हम डेल्टा एस पता लगा लेते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो टी हो गया 300 और इंटू डेल्टा एस, तो ये हमें 300 केल्विन पे डेल्टा एस की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये कितनी आएगी जरा चेक कर लेते हैं। तो डेल्टा एस आ जाएगा 6000 माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 300, इतना ही आएगा ना। देखो कि भाई हम इस पूरे टर्म को ले रहे हैं लेफ्ट में, इसको भेज रहे हैं राइट में, तो बचा 1000 बाई 300। ये वैल्यू आ गई अपने पास डेल्टा एस की। अब क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल्टा सीपी 0 है, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो नई वैल्यू भी डेल्टा एस और डेल्टा एच की सेम ही बनी रहेगी। तो अगर नया डेल्टा जी निकालें तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये नया वैल्यू डेल्टा जी का आ गया, और नया वैल्यू डेल्टा जी का आ गया तो पुरानी और नए वैल्यू का डिफरेंस हमें करना है। तो चेक करते हैं कितनी वैल्यू ये आ रही है। तो ये वैल्यू आ रही -6030 किलो जूल। अब -6030 किलो जूल अगर आ गई वैल्यू, तो डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 ये हमें एडिशनल नॉन पी वर्क देगा। तो डेल्टा G2 है -6030, ये वैल्यू है -6000, तो ये डिफरेंस हमको क्या दे देगा, एडिशनल नॉन पीवी वर्क की वैल्यू। तो अब हमसे वैल्यू मांगी जा रही, मतलब आंसर कितना हो गया 30। तो एडिशनल नॉन पीवी वर्क जो आएगा वो कितना आएगा 30 आएगा। क्लियर? तो हमें डेल्टा जी निकालना है नया, और पुराने डेल्टा जी के साथ डिफरेंस करना है। सो कितना एडिशनल और जनरेट हो गया वर्क नॉन पीवी, वो वैल्यू हमें यहाँ से क्लियर कट दिख जाएगी। ओके भाई, इस क्वेश्चन में रिवर्सिबल रिएक्शन A+B से C+D है, और Kp इसका 60 डिग्री पे 1.34 है, और टेम्परेचर 100 डिग्री करते हैं तो ये 6.64 है,
तो हमें एक तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बताना है ईच टेम्परेचर पे और दूसरा डेल्टा एच बताना है। अच्छा भाई, डेल्टा जी नॉट हमको पता है -RT ln KP, ठीक। तो अगर हम 60 डिग्री पे कैलकुलेट करें तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -R हो गया 8.314, T 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 333, 273 प्लस 60 333, और ln KP दैट इज 1.34। तो ये जूल में डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाएगी इस कंडीशन में, और ये आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन है, ये वैल्यू आ रही है जूल में -810.27, इतनी ये वैल्यू मिल रही है हमको जूल में, ठीक है भाई। दूसरा, टेम्परेचर जब 100 डिग्री किया तो नई वैल्यू डेल्टा जी की ये हो जाएगा -R 8.314, टेम्परेचर 373, ln 6.64, तो ये आ जाएगा -5870.77 जूल। तो इतना आ रहा है वैल्यू ये वाला, ठीक। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन होगा आंसर में अगर देखेंगे, क्योंकि क्या वैल्यू ln की एग्जैक्टली रखी है उस पर डिपेंड करेगा। नाउ अब हमें चाहिए क्या, डेल्टा एच। अब डेल्टा एच चाहिए, देखो और कुछ नहीं दिया हमें, सीपी रिएक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे इस रेंज में डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही। अच्छा, अब डेल्टा G1 नॉट लिख सकते हो डेल्टा H -T1 डेल्टा S, ऐसे ही डेल्टा G2 नॉट लिख सकते हो डेल्टा H -T2 डेल्टा S, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्योंकि डेल्टा H चाहिए, तो अगर फर्स्ट रिएक्शन में T2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड में T1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करने में ये टर्म तो इधर का कैंसिल हो ही जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हम डिफरेंस लेते हैं, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई वैसे ही हो जाएगा ये तो। हमें क्या करना है, केवल वैल्यू चाहिए ये, ठीक है ना, और वैल्यू चाहिए तो यहाँ से अगर इक्वेशन हम सिंप्लीफाई कर लें, देखो दो अननोन है डेल्टा एस एंड डेल्टा एच, तो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसमें वैल्यू डालोगे तो आ जाएगी। क्लियर है भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई। अगर डिफरेंस कर लेते हैं तो डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 ये आएगा इक्वल टू, सेकेंड से 1 सब्सट्रैक्ट किया, डेल्टा एच तो कट गया और इधर आ जाएगा T1 माइनस T2 डेल्टा एस, और डेल्टा एस की वैल्यू जब ये आ गई तो ये इक्वेशन में डाल के सिंप्लीफाई कर लो कि कितना वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एच का, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम
ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है तो कैलकुलेटर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ वैल्यूज हमें कुछ दे दी जाती हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सो दैट हम आसानी से वैल्यू रख के निकाल पाए। क्लियर पॉइंट? भाई ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर अपने को दिख रहा है तो सिंपल, लेकिन कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन भी एंटी लॉग वगैरह लेना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या तरीका हो सकता है इसके लिए। देखो रिएक्शन में हमको डेल्टा एच दिया है और केपी का वैल्यू पूछा है, तो एक काम कर सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट पहले निकाल लें, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, तो डेल्टा एच नॉट माइनस 98.32 किलो जूल में, माइनस टी जो है वो 298 है, और डेल्टा एस नॉट है माइनस 95। इधर वाली वैल्यू आएगी जूल में, 1000 से डिवाइड करो तो मिल जाएगा यहाँ किलो जूल। तो ये देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा -70.01 किलो जूल। अब ये डेल्टा जी नॉट को हम लिख सकते हैं भाई माइनस आर टी एल एन के पी। अब ये किलो जूल है भाई, तो किलो जूल है तो अगर वैल्यू इसमें डालें तो माइनस आर हो गया 8.314, टेम्परेचर है 298, एल एन को लॉग में लिखोगे 2.303 लॉग के पी, तो और डिवाइडेड बाई 1000, तो ये भी किलो जूल में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी इधर -5.7058 लॉग के पी। एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए। हाँ, तो 5.7058 लॉग के पी आ रहा है ये वैल्यू। तो यहाँ से अगर देखें तो लॉग के पी आ गया अपने पास दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये 12.2699 और इतना आ रहा है, तो के पी 10 टू द पावर दिस लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा तो लगभग 1.86 आ रहा है इनिशियल टर्म, तो 1.861 इंटू 10 टू द पावर 12 इतनी वैल्यू आ रही केपी की। हाँ, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है भाई खुद करना पॉसिबल नहीं है, ये मल्टीप्लाई कर भी लोगे तो इस वैल्यू को रिवर्स लेके एंटी लॉग चाहिए तुम्हें, है ना। तो एग्जाम के क्वेश्चंस में ये सब दे दी जाती है वैल्यू, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लें। क्लियर है? क्वेश्चन क्वेश्चन नॉर्मल था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई नई चीज इसमें नहीं थी। भाई स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है इसमें हमें डेल्टा जी का वैल्यू निकालना है मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1/27 डिग्री पर, और गैस को वैक्यूम में एक्सपेंड कर रहे हैं एडियाबैटिकली। तो देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो Q तो जीरो है, वैक्यूम में एक्सपेंड कर रहे हैं तो W भी जीरो है भाई, और ये दोनों जीरो तो डेल्टा U जीरो आएगा, और डेल्टा U जीरो का मतलब है आइडियल गैस में कि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम देखें तो डीजी की वैल्यू हमें पता है, वैसे तो वी डी पी माइनस एस डी टी लाते हैं हम लोग, और क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो दिस इज वी डी पी, और वी को आइडियल गैस में एन आर टी अपॉन पी रखोगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा, दिस इज एन आर टी
ln P2 अपॉन P1। क्लियर है भाई, ये वैल्यू आएगी। अब ये आएगी P2 अपॉन P1 की जगह V1 बाई V2 रख सकते हैं, बिकॉज प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो डेल्टा जी हो जाएगा n कितना है देखो जरा। अच्छा n नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, nRT की जगह हम PV रख सकते हैं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू nRT होता है। तो nRT की जगह P1 V1 या P2 V2 रख दो। तो P1 दिया है, V1 दिया है, तो 1 इंटू 10 आ गया ये बार लीटर PV। और ln P2 बाई V1 की जगह V1 बाई V2, तो V1 बाई V2 तो हो गया 10 बाई 20। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू डेल्टा जी की। और ln 2.7 दिया है, तो ये हो गया -10 इंटू 0.7 बार लीटर, तो -7 बार लीटर है। और बार लीटर को अगर जूल में बदलना चाहो तो -700 जूल हो जाएगा, क्योंकि 1 बार लीटर क्या होता है 100 जूल के बराबर होता है। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ देखना, ये फार्मूला तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। अब ये जो फ्री एक्सपेंशन है दिस इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, ये फार्मूला किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। अब लेकिन लगा क्यों दिया यहाँ पे, हमें पता है कि गिब्स फंक्शन जो है दैट इज स्टेट फंक्शन, तो प्रोसेस चाहे रिवर्सिबली कराएं या इरिवर्सिबली, चेंज तो गिब्स फंक्शन का सेम ही आएगा। तो डेल्टा जी क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है केवल, इसलिए हम सेम फार्मूला लगा के कैलकुलेट किए ले रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं उसमें। भाई यहाँ पर क्या है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें 2A सॉलिड से B प्लस 2C प्लस 3D गैसेस बन रहे हैं, और टोटल प्रेशर डेवलप है 12 atm 727 डिग्री पे, और डेल्टा जी नॉट की हमें वैल्यू चाहिए किलो कैलोरी में। ठीक है भाई। अच्छा हमको पता है कि भाई डेल्टा जी नॉट जो है उसको लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में इस तरीके से। तो दैट मीन्स कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक बार मिल जाए तो काम बन जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाना है, तो रिएक्शन 2A सॉलिड से B गैस प्लस C गैस प्लस 2C गैस प्लस 3D गैस लिख सकते हैं। अच्छा टोटल प्रेशर 12 atm है, तो अगर हम देखें ये डिकम्पोज होगा तो 1 मोल इसका बनेगा, तो 2 मोल C के बनेंगे, 3 मोल D के बनेंगे। इसका मतलब इसके डिकम्पोजिशन से B का प्रेशर अगर P आया तो C का प्रेशर 2P और D का प्रेशर 3P आएगा। दैट मीन्स अगर हम देखें तो टोटल प्रेशर कितना होगा 6P है, और इसकी वैल्यू हमको 12 atm दी हुई है, तो P दैट मीन्स कितना आ गया 2। अब P2 आ गया तो इस रिएक्शन का Kp निकाल सकते हैं। इसका Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D का क्यूब। तो P की वैल्यू तो है, मतलब देखो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 27, तो 4 इंटू 27 इंटू P की पावर 3 इधर 2 इधर 1 इधर 6, तो 4 इंटू 27 इंटू 2 की पावर 6, ये Kp का वैल्यू आ रहा है भाई। और ये Kp का वैल्यू आ रहा है तो हमको डेल्टा जी नॉट चाहिए, और डेल्टा जी नॉट चाहिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर तो 8 है, 3 की पावर 3 है, तो यहाँ सिंप्लीफाई हो जाएगा। किलो कैलोरी में चाहिए तो R तो कैलोरी में 2 है, T 727 डिग्री है मतलब 1000 केल्विन, डिवाइड कर दिया 1000 से तो ये किलो कैलोरी में आएगा। और ln ये वाली वैल्यू 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 3, तो ये वैल्यू आ रही -2
8ln2 plus 3ln3, that is 8 into 0.7 plus 3 into 1.1, तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास किलो कैलोरी में -17.8। तो ये वैल्यू निकल रही है -17.8, ठीक है, किलो कैलोरी में। तो हमको क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए तो बस लिख दो डेल्टा जी नॉट इज 17.8, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स को आपस में कनेक्ट करता हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो जेई मेन में एज वेल एज जेई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से करना है। भाई जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में डेल्टा एस यूनिवर्स पूछा है, डेल्टा एस सिस्टम दिया है। तो भाई डेल्टा एस यूनिवर्स हम लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू तो 300 है, डेल्टा एस सराउंडिंग हम क्या लिखेंगे -q/t, मतलब माइनस डेल्टा एच बाई टी, और टी हमको 300 केल्विन दिया जा रहा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एच है 75 किलो जूल, तो ये आ रहा है 300 माइनस 250, तो वैल्यू आ रही है 50। तो इस केस में डेल्टा एस आ रहा है 50 जूल पर केल्विन। अब 50 जूल पर केल्विन आ रहा है, तो इस केस में तुम बोल सकते हो कि प्रोसेस कैसा होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा गिवन कंडीशन में, ये रिएक्शन अपने आप ही कंप्लीट होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेल्टा जी निकालना है रिएक्शन के लिए। रिएक्शन हमें दी जा रही है ये N2O4 गैस से 2NO2 गैस, ठीक। अब गैसेस जो है वो स्टोइकोमेट्रिक मोल रेशियो में है, इसका मतलब गैसेस NO2 N2O4 दोनों प्रेजेंट हैं और इनका यही रेशियो है कंटेनर के अंदर। तो हमसे डेल्टा जी पूछा जा रहा है, तो हमको पता है भाई डेल्टा जी पूछा जा रहा है, तो डेल्टा जी रिएक्शन का क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln(Q), डेल्टा जी होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln(Q). अब डेल्टा जी नॉट अगर निकालना है तो भाई डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन की वैल्यू हमें दी हुई है, इसका 100 और इसका 50। तो हमको पता है 2 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये डेल्टा जी नॉट रिएक्शन होगा, तो ये वैल्यू तो 0 आ रही है, प्लस RT/ln(Q), R हमको 8 दिया है और T का वैल्यू 300। अब ln(Q), अब Q का वैल्यू निकालना है। अब एक चीज नोटिस करो कि भाई टोटल प्रेशर है 300 किलो पास्कल, 300 किलो पास्कल मतलब 3 बार है प्रेशर, क्योंकि इस फार्मूले में जब भी हम प्रेशर रखेंगे हमेशा बार में यूज करेंगे। और क्योंकि गैसेस स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में है, तो इसका मतलब प्रेशर भी उसी रेशियो में मिलेगा इन गैसेस का। दैट मीन्स ये 1:2 के रेशियो में है, तो प्रेशर भी 1:2 के रेशियो में होगा। तो इसका प्रेशर कितना ले लें 1 बार, और इसका प्रेशर कितना ले लें 2 बार, टोटल प्रेशर 3 बार है, डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। तो अब रिएक्शन कोशेंट निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन N2O4, तो NO2 का स्क्वायर ये मिलेगा 2 का स्क्वायर अपॉन 1।
ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो आ रहा है 0 प्लस 2400 और ln2 का स्क्वायर हो गया 2 ln2 ln2 का वैल्यू 0.7 दिया है, तो 2400 इंटू पॉइंट्स इंटू 2 इंटू 0.7 ये आ जाएगा, और हमें जूल में ही चाहिए था तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैल्यू आ गई जूल में। थ्री 360 ये जूल आंसर हमें मिलेगा। देख लो, ये भी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है ये कॉन्सेप्ट। जेई मेन में भी इस पर आ चुका है क्वेश्चन, एडवांस में भी आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट है कि फिक्स्ड अमाउंट आइडियल मोनोएटॉमिक गैस का है सील्ड रिजिड वेसल में 1 बार पे, और इसको रिवर्सिबली हीट करते हैं 27 से 127 डिग्री तक। तो हमें गैस फंक्शन का चेंज निकालना है, एंट्रोपी गैस की दी हुई है भाई। गैस फंक्शन का चेंज निकालना है तो हमें पता है dg इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है, dg इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। अब v तो कांस्टेंट है, तो वी डी पी का मतलब हो गया v पी टू माइनस पी वन, और माइनस एस डी टी तो एस टेम्परेचर का फंक्शन है इंटू डी टी, और टेम्परेचर पर लिमिट लग जाएगी 300 केल्विन से 400 केल्विन, तो ये वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज देखो कि सारा काम जो हो रहा है वो सील्ड रिजिड वेसल में हो रहा है, तो V अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेंगे। इसका मतलब T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 होना चाहिए कि नहीं, तो P2 बाई P1 होना चाहिए, तो P2 हमें निकालना है और P1 दिया है 1 बार, तो P2 की वैल्यू यहाँ 4 ये वैल्यू 4/3 बार हो गई, सही है, 4/3 बार ये वैल्यू P2 की आ गई। तो अगर हम V P2 माइनस P1 निकालेंगे तो V 24.6 है इंटू P2 माइनस P1, ये पहला आया बार लीटर में, और आंसर हमको चाहिए जूल में, तो बार लीटर को इंटू 100 कर लो तो एक पार्ट तो ही जूल में आ गया। दूसरा, ये इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करना है तो 10 को इंटीग्रेट करेंगे तो 10t बनेगा, 10t मतलब 10 T2 माइनस T1, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, ठीक है ना, तो 10 टू द पावर माइनस 2 बाई 2, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। अब T2 स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर तो 300 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब एंट्रोपी क्योंकि जूल में थी तो ये टर्म भी जूल में आएगा, और दोनों टर्म जूल में आएंगे तो सिंप्लीफाई होके हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, ये जैसे 1/3 बचा, तो चेक कर लेते हैं टोटल कितना आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म तो आ रहा 820 माइनस, यहाँ तो देखो ये 100 आ रहा है ना, और इंटू 10 तो आ जाएगा 1000, और माइनस
भाई 400 का स्क्वायर तो ये हो गया 700, ये 350 आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 530 जूल, इतना वैल्यू आ रहा है सॉल्व करके, ठीक है। तो देखो तो क्वेश्चन अच्छा है, मतलब ये फार्मूला यूज करना है, प्रॉपर इंटीग्रेट करके चीजें सॉल्व करनी, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से लगाना है इसमें। बाय डिफॉल्ट हम नॉन पी वर्क को जीरो मानते हैं जब तक कि कोई इंफॉर्मेशन हमें उसके बारे में ना गिवन हो। क्लियर है पॉइंट? ये भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। डेल्टा जी हमको पूछा गया है, जब 2 मोल बेंजीन लिक्विड को कन्वर्ट करा रहे हैं वेपर में, और वेपर का प्रेशर 0.2 atm है, बेंजीन लिक्विड था नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे, दैट मीन्स हो ये रहा है C6H6 लिक्विड है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब 1 atm 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसको हमें कन्वर्ट कराना है C6H6 गैस में। प्रेशर इसका हम 0.2 atm ला रहे हैं, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं, वही है, सेम है। तो इस रिएक्शन का प्रोसेस का डेल्टा जी निकालना है। अब भाई इसका डेल्टा जी निकालना है तो कुछ ऐसा अल्टरनेट, क्योंकि डेल्टा जी तो स्टेट फंक्शन का चेंज है, तो कोई ऐसा अल्टरनेट प्रोसेस तैयार करें, पाथ तैयार करें, जिसके थ्रू हमें गिब्स फंक्शन के चेंज की कैलकुलेशन करनी आती है, जो हमने सीखी है। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम इसको C6H6 गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी कंडीशन पे 1 atm 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर जब गैस में कन्वर्ट हो गई तो आइसोथर्मली हम इसका प्रेशर चेंज कर रहे हैं 1 atm से 0.2। इस पार्ट का डेल्टा जी अगर डेल्टा G1 है, इसका डेल्टा G2 है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई डेल्टा जी जो है दैट इज डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। क्लियर? अब देखो डेल्टा G1 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर जो फेज ट्रांजिशन होता है लिक्विड का गैस में, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे जो फेज ट्रांजिशन है लिक्विड का गैस में, दैट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, तो डेल्टा जी जीरो होगा। तो हमें ये वाली वैल्यू बस चेक करनी है, और ये वैल्यू में प्रेशर ही तो चेंज हो रहा है, तो डेल्टा जी कितना लिख सकते हो, nRT ln P2/P1, ये तो सीख रखा है हमने। अब ये काम 2 मोल के लिए किया जा रहा है, तो 2 इंटू किलो कैलोरी में चाहिए, ये देख लेना भाई, R की वैल्यू कैलोरी में 2 रख दी, T 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 प्लस 80 कर लो, तो ये 353 ln, ये वैल्यू आ रही 0.2, ठीक है। तो 2/10 कुल मिला के हो गया, तो ये स्टार्टिंग का टर्म जो आया ये तो आ गया 1412। अब ln 2.7 है माइनस ln 10 2.303 होगा। तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास, किलो कैलोरी में अगर देखें तो -2.263 किलो कैलोरी, ऊपर वाला टर्म जो है वो कैलोरी में है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि किस तरीके से हमने अल्टरनेट पाथ बना के कैलकुलेशन की है यहाँ पर। क्लियर पॉइंट? नाउ कॉन्सेप्ट इसका अच्छा है, मतलब इस तरह के जहां भी मैं अच्छा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ दोबारा लगानी है भाई आपको। अब देखो ये जो स्क्रीन पे अपने को दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें ऑक्सीजन को 300 से 600 केल्विन तक हीट कर रहे हैं 1 बार प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर,
तो इंक्रीज इन मोलर एंट्रोपी पूछा है कि कितना होगा, मोलर हीट कैपेसिटी दिया है। तो कुल मिला के आइसोबैरिक कंडीशन है जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आइसोबैरिक में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डेल्टा एस अगर निकालोगे तो एन सी, वैसे तो हम एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि सी पी जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया है, इसलिए डायरेक्ट हम ये फार्मूला नहीं यूज कर सकते। तो हमें कैसे जाना पड़ेगा, बेसिक से। तो हीट चेंज कितना होगा इसमें, एन सी पी डी टी अपॉन टी, ये एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आएगी। अब इंटीग्रेट करो, एन सी पी दिया है 10, मतलब अगर रखोगे प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 टी, तो अपॉन टी डी टी। टेम्परेचर चेंज 300 से 600 केल्विन हो रहा है, तो ये आ जाएगा एन कितना है भाई, मोलर एंट्रोपी निकालना है तो एन हो गया 1। तो पहला टर्म अगर देखो तो 10 बाई टी है जिसको इंटीग्रेट करोगे, दूसरा टर्म है 10 टू द पावर माइनस 2 जिसको इंटीग्रेट करोगे, तो ये आ जाएगा 10 एल एन टी टू बाई टी वन पहला टर्म, प्लस दूसरा टर्म आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू टी टू माइनस टी वन, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल आएगी जूल में एंट्रोपी चेंज की। एल एन 2.7 दिया है, तो 0.7 दिया है तो ये 0.7 इंटू 10 हो गया 7, और इधर देखो तो 600 माइनस 300 हो गया 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो प्लस 3 बचेगा तो ये आ जाएगा 10 जूल में। क्लियर है। यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते थे, इस चीज को ध्यान कर लो, बिकॉज यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी हमें एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दी है, तो बेसिक से इंटीग्रेशन करके जाना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। भाई ये क्वेश्चन जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस है, तो उसी पर ये सारी कैलकुलेशंस चल रही हैं। तो इसमें हमें एंट्रोपी बतानी है सब्सटेंस की 600 केल्विन पे। अच्छा 600 केल्विन पे बतानी है तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है 200 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 300 केल्विन। दैट मीन्स कि मेल्टिंग पॉइंट तो ये है, बॉइलिंग पॉइंट है 300 केल्विन और बताना है वैल्यू 600 केल्विन पर। तो 600 केल्विन पर क्या होगा, सब्सटेंस गैस होगा कि नहीं, यहाँ पे लिक्विड होगा, यहाँ पे सॉलिड होगा, ठीक। तो अगर हम एंट्रोपी चेंज का फार्मूला लिखें यहाँ पे, तो हमको Cp वैल्यू सॉलिड की दी है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और सारी चीजें दी है। तो देखो जैसे मान लो सब्सटेंस अपना A है सॉलिड और ये कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो लाना इसको 600 केल्विन पर है और अभी स्टार्टिंग में ये 0 केल्विन पर है, तो एंट्रोपी चेंज इस प्रोसेस का बताना है। अब एंट्रोपी चेंज अगर देखोगे भी तो ये एंट्रोपी ऑफ गैस माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड देखोगे, तो सॉलिड जो परफेक्ट क्रिस्टल हैं 0 केल्विन पर उनकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये कुल मिला के एंट्रोपी चेंज जो हम निकालेंगे वो एंट्रोपी ऑफ गैस ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसको चेक करते हैं। तो कुल मिला के ए सॉलिड 0 केल्विन और इसको हमें लाना है ए गैस 600 केल्विन पे। तो सबसे पहले हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ए सॉलिड से ए सॉलिड ही रखेंगे बट मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाएंगे, फिर मेल्टिंग पॉइंट पर इस सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। फिर लिक्विड का टेम्परेचर
बढ़ाना है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ये तो डेल्टा एस यहाँ हमने देखा था कि भाई एस गैस ही है और ये वैल्यू डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री प्लस डेल्टा एस फोर प्लस डेल्टा एस फाइव के बराबर होगी। तो एस गैस जब निकालें 600 केल्विन पर तो मोलर हीट कैपेसिटी देखो सॉलिड की दी हुई है तो हम यहाँ पे लिख 0.035 टी। तो हम लिख सकते हैं कितने मोल के लिए चाहिए वो भी चेक कर लेते हैं डेल्टा। तो मोलर निकाल लेते हैं पर मोल के टर्म्स में। तो Cp है 0.035 टी इंटू डी टी अपॉन टी। इसका इंटीग्रेशन 0 से मेल्टिंग पॉइंट तक दैट इज 200 केल्विन। और फिर मेल्टिंग पॉइंट पर हीट सप्लाई करेंगे तो हमें डेल्टा एच फ्यूज़न की वैल्यू चाहिए जो है 7.5 किलो जूल। तो हम इसको लिख सकते हैं एक मोल के लिए 7.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट वाला 200। फिर लिक्विड बन गया। लिक्विड का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक बढ़ा रहे हैं तो हीट कैपेसिटी लिक्विड की हमें दी हुई है 60 प्लस 0.0160। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट है मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक। फिर बॉइलिंग पॉइंट पे ये क्या करेंगे वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो वेपराइजेशन की वैल्यू चाहिए। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 30 किलो जूल पर मोल है तो इसको लिख सकते हो 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट। फिर बॉइलिंग पॉइंट पर भाई जब ये गैस में कन्वर्ट हो गया तो गैस का आइसोबैरिकली टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं 300 से 600। तो गैस का हमें 50 दिया है हीट कैपेसिटी तो हम लिख सकते हैं CpLN T2 बाई T1 तो 600 अपॉन 300। तो ये सारा सम करेंगे तो हमें ओवरऑल एंट्रोपी मिल जाएगी इस गैस की 600 केल्विन पर। ठीक है भाई ये लगभग 205 के आसपास आ जाएगी अप्रॉक्स वैल्यू। एक बार चेक कर लेना अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस है तो उसी की एज इट इज कैलकुलेशन पूरी है। जस्ट वैल्यू दी गई इंटीग्रेट करके निकालना है इसको। भाई इस क्वेश्चन में मीथेन गैस आइडियल कंसीडर करते हुए चल रहे हैं 25 डिग्री 1 बार प्रेशर पर है और हीट कर रहे हैं इसको कांस्टेंट प्रेशर पर जब तक कि वॉल्यूम डबल ना हो जाए। और वेरिएशन मोलर हीट कैपेसिटी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ दिया है तो डेल्टा एच डेल्टा यू निकालना है। अच्छा वैसे तो हमें पता है कि डेल्टा एच या डी एच की वैल्यू आइडियल गैस के लिए एन सी पी डी टी होती है तो हमें यहाँ निकालना है मोलर तो एन तो 1 हो गया। सी पी 20 प्लस 0.001 टी है इंटू डी टी। टेम्परेचर अब देखो कांस्टेंट प्रेशर पर गैस को हीट कर रहे हैं वॉल्यूम जब तक डबल ना हो जाए। तो अगर हम देखें तो कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होते हैं तो V2 बाई V1 होना चाहिए T2 बाई T1। तो T2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ T1 तो T1 अपना कितना है 298 केल्विन तो T2 हो जाएगा 2 इंटू 298 केल्विन। क्लियर। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेट कर लें तो एक तो हो जाएगा 20 T2 माइनस T1 प्लस ये 10 टू द पावर -3 लिखा है
टी को इंटीग्रेट करोगे टी स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू निकल आएगी। बस इसमें T2 T1 डालेंगे तो आंसर आ जाएगा, और ये 6.093 किलो जूल लगभग आएगी। तो ये पहला पॉइंट तो हो गया डेल्टा एच का। अब बात आती है डेल्टा यू। तो देखो डेल्टा यू तो हमें रिलेशन ऑलरेडी पता है कि डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, और डेल्टा पीवी में देखो भाई पी तो कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी लिख सकते हो, या इसको एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो डेल्टा यू हो जाएगा डेल्टा एच माइनस एन आर डेल्टा टी। तो डेल्टा एच की वैल्यू 6.093 किलो जूल है, माइनस एन आर 8.314 इंटू T2 माइनस T1, और किलो जूल में रखना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये डेल्टा यू का वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगा। दिस इज 3.616 किलो जूल। क्लियर है पॉइंट भाई? तो यहाँ जहाँ टेम्परेचर का फंक्शन हो हीट कैपेसिटी, वहाँ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बल्कि हमें बेसिक्स पर जाना पड़ेगा और इंटीग्रेट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को। ये क्वेश्चन भी अगर देखें तो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम का मिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको दिया है Kp 1.6 10⁻12, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन NO की दी हुई है और NO2 की पूछी हुई, ठीक। अच्छा, अगर डेल्टा जी नॉट रिएक्शन निकालें तो ये बेसिकली होता है डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स में भी भाई NO2 का निकालना है, तो लिख सकते हैं 2 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस रिएक्टेंट में O2 जो है उसका जीरो होगा डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन। जो भी एलिमेंट्स अपनी नेचुरल मोस्ट स्टेबल कंडीशन में होते हैं उनका डेल्टा जी फॉर्मेशन वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो इसका तो जीरो होगा, बाकी NO का तो 2 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO, ठीक है। अब ये डेल्टा जी नॉट कहाँ से लाए भाई? हमें Kp पता है, और डेल्टा जी नॉट का रिलेशन हम लिख सकते हैं माइनस RT ln Kp। तो वैल्यूज क्योंकि हमको दी जा रही हैं किलो जूल वाली, तो हमें ये भी किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इधर का पार्ट। तो R हो गया 8.314, T है 298, 1000 से डिवाइड कर दें ताकि किलो जूल बन जाए, और ln Kp को हम 2.303 log Kp लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा log 1.6 प्लस log 10⁻12, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास यहाँ से किलो जूल में आंसर सीधे निकल आएगा। अब NO का वैल्यू दिया है, NO2 का निकालना है, तो बस इसमें वैल्यू डालेंगे तो NO2 का फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा कि कितना है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हो जाएगा भाई। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वहां से आंसर हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये लगभग, वैसे आंसर भी इसी फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो ये हो जाएगा, एक तो डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना है 86.6, प्रोडक्ट साइड जाएगा जब, इस टर्म को हम इधर ले रहे हैं, माइनस एक 2 से भी डिवीजन हो रहा है,
ठीक है भाई। तो इसी फॉर्म में आंसर भी दिया गया है, सिंप्लीफाई कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगी सारी चीजें किलो जूल में। क्लियर है पॉइंट? ये रिलेशन पर बेस है और ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जेई में भी, तो इसको ढंग से आप प्रैक्टिस करें।